आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की पॉडकास्ट के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड इसलिए था कि एक तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी की गुड न्यूज़ मुझे एक बड़े शरारती अंदाज में दी। मेरी कॉलीग भी हैं, अदाकारा है, बड़ा खान वादे से ताल्लुक़ है इनका। हम साथ बैठे थे एक दिन मीटिंग में, उन्होंने ऐसे करके मुझे उंगली हिला के दिखाई कि मैंने जो हूँ ना उस पर एक रिंग पहनी हुई है। तो मैंने कहा ये क्यों कर रही हैं। एक तो मैं इन मामलों में सही बताऊँ थोड़ा सा मऊफ हूँ ना, कि मुझे समझ नहीं आता कि ये क्यों। फिर उनका कि ओह आई गॉट एंगेज्ड। एंड उससे कुछ दिन बाद मैंने ड्रामे में देखा कि तज़ीन हुसैन कैरेक्टर इज़ गेटिंग मैरिड इन कर्ज़े जहाँ। तो मेरे लिए वो हाइपर रियलिटी कुछ और हो गई। मतलब मुझे पहले तज़ीन ने अपनी खबर दी और फिर मुझे कर्ज़े जहाँ की खबर मिली। सो हाउ डिड इट ऑल हैपन तज़ीन? Which one, the कर्ज़े जान or the real life? Both, you can tell together. You can tell together. Well, we'll talk about the real life one. I think it's a very interesting story, and we came together because of media. अच्छा, Because of a podcast like yours. ओहो, Yeah. So Amir watched an interview of mine with Fushia, अच्छा, the magazine, yeah. the magazine. Rabia Mughni was interviewing me, and उनका कहना ये है कि उनके algorithm में suggestion आई थी कि तज़ीन हुसैन का इंटरव्यू देख लें। तो बस machine learning is to be blamed for this. तो उन्होंने क्लिक किया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू सुना, and then because we had friends in common, he asked a common friend to introduce him to me, and that's how we got together. अच्छा। So were you मतलब I remember जब हम लाहौती मेलों पे साथ थे तो तज़ीन को बड़ी हैरत हो रही थी। बहुत लोगों ने आके तज़ीन को पहचाना। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट साइटेड सेलिब्रिटी एट लाहौती मेलो, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग देयर। और फिर तज़ीन ने मुझसे एक बड़ी दिलचस्प बात की। उसने कहा राफ़े, अब लोग जो है ना एल्डरली रोमांस को ना टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? सो वो हाउ वाज योर प्रोसेस विद कर्ज़े जहाँ एंड द ड्रामा यू डिड बिफोर, कि एल्डरली रोमांस वाला जो एस्पेक्ट है, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में क्यों उसकी एक एक्सेप्टेंस डेवलप हो रही है? मेरे ख्याल में कि एक्सेप्टेंस का इशू नहीं था। अच्छा, मसला ये था कि हमारे टीवी के लोग ऑडियंस को किस तरह डिफाइन करते हैं। आई थिंक विद यूं ही maybe that was the first instance where the producers sort of like realized that there is a market for people who are not young. who are not young, okay. And the elderly also watch, and they are interested in stories of their own kind, rather than just fantasizing about the youth that has gone past, right? ठीक है। And I think in Karze Jahan it came out like in a bigger way. So both were Hum TV productions. I think maybe Yuhi in some ways paved the way for it, and Karze Jahan में शायद वो चीज़ ज़्यादा खुल के सामने आई। मुझे इतना पता है कि even in Yuhi I was a peripheral, my character is a peripheral character in Yuhi, it's not the main. In Karze Jahan बिस्मा का character central है, right? ठीक है, वो heroine नहीं है लेकिन वो central ज़रूर है, ड्राइविंग द प्लॉट बेसिकली। बल्कि डायरेक्टर ने तो मुझे ये कहा था कि इसके अंदर कोई मेल हीरो उस तरह से नहीं। This story revolves around two females, the mother and the daughter. So it's that's the story, right? But obviously नमीर भी हैं और उसामा भी हैं। That's the way the story unfolds. उसके अंदर आई रिमेंबर एहतशाम हमारे यूं ही के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने जब हमारा फर्स्ट एपिसोड चल गया या सेकंड एपिसोड चला था, तो उन्होंने कहा कि हमको या हम लोगों को ये चीज़ डिस्कवर हुई है या इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इकबाल का कैरेक्टर जो है उसकी भी बड़ी व्यूअरशिप है, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हर्ड अबाउट इट कि ओके, सो इकबाल्स कैरेक्टर हैज got the people's fantasy, and or fancy, like got people's fancy, so वो I think that was the first time. But मुझे इतना पता है कि तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने आके ये कहा था मेरे एज ग्रुप के, हम देख रहे हैं ये ड्रामा, उन्होंने कहा हम ये ड्रामा देख रहे हैं। और मुझे इतने ज़्यादा लोग आकर उस वक्त भी कहा करते थे कि वी आर टोटली इन्वेस्टेड इन इकबाल स्टोरी, एंड हमें पता करना है कि इकबाल का होता क्या है, उसका आगे क्या होता है, और उसको अपना इश्क जो है वो कंप्लीट होता हुआ दिखता है, उसकी स्टोरी किस तरह कंप्लीट होती है, ये वो। सो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बिकॉज आई एम नॉट अ टीवी वॉचर ईदर, मेरे घर में बहुत कम टेलीविजन वॉचिंग होती है। माई किड्स आर ऑल्सो द जेन जी दैट वॉचेज नेटफ्लिक्स एंड ऑल दीज आर द कोरियन ड्रामास, के ड्रामास, हाँ
वो देखते हैं तो इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओके सो एक तो व्यूअरशिप पाकिस्तान की कितनी है और फिर उसके अंदर कौन सी डेमोग्राफिक है जो आपके ड्रामों को देख रही होती है. सो एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई ऑल्सो रियलाइज्ड वाज दैट व्हेन आई डिड यूं ही, उसकी व्यूअरशिप कौन थी, ठीक है, और मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ी सक्सेस हूँ क्योंकि मेरी एक सोशल सर्कल जो है वो ड्रामा जरूर देख रही थी, उसमें बात हो रही थी, उसमें बात हो रही थी. लेकिन जब आप उस सोशल सर्कल से और आप उस नेटवर्क की ऑडियंस से हटते हैं तो आपको रियलाइज होता है यार इतने तो लोग नहीं देख रहे, यू नो. फिर मैंने एक और ड्रामा किया जुल्म, जिसके अंदर मेरा कैरेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट था और उसकी व्यूअरशिप भी कम्प्लीटली डिफरेंट थी. सो इफ एज इकबाल फुप्पो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू शादीज आई वुड गेट ऑल दीज पढ़ी लिखी मेरे तरह की खवातीन, यू नो, मे बी दे आर हाउस वाइव्स, मे बी दे नॉट, बट दे आर वेल एक्सपोज्ड. हाँ, लिटरेरी चीज़ें देखती हैं, पढ़ती हैं, शायद नेटफ्लिक्स भी देखती होंगी, शायद और ड्रामे भी देखती होंगी, लेकिन हर ड्रामा नहीं देखती. तो वो आकर मुझे तारीफ़ करती थी और कहती थी कि आपकी एक्टिंग और दिस एंड दैट. जब मैंने जुल्म किया तो मुझे बैंक के गार्ड्स के रामीन, you know, and my viewers and my Instagram following all of a sudden, you know, like catapulted from the measly 3,000 to something else, you know, and I realized, okay, so Ramin is a bigger hit, but in a totally different demographic, right? And Ramin की following एक completely different fan following है, completely different viewership है, जिसका इकबाल पुप्पो से कोई ताल्लुक नहीं है, you know. And then Bisma was again, I think Bisma kind of like treaded both audiences. I won't say that completely जुल्म की audience या completely इकबाल पुप्पो की audience, मगर वो बीच असल में वो एग्जिस्ट भी तो ज़्यादा ग्रे एरिया में करती है, ग्रे एरिया में करती है ना, इस वजह से भी. हाँ, so this was an interesting जिसको कहते हैं इंकशाफ आपको होता है ना, अच्छा, you know, ये भी है. So it was an interesting learning for me. इससे तज़ीन हमें ये भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे एहसास हुआ ऐसे ही कि शायद हमारे माशरे में, क्योंकि ऑब्वियसली टीवी या कोई भी मास मीडिया माशरे का रिफ्लेक्शन है, अक्कासी करता है. आप खुद एकेडमिक हैं कि शायद हमने माशरती तौर पे जिन दो फैक्शंस पे एम्फेसिस डाला हुआ है, वो या तो बिल्कुल नौजवान नस्ल है और वो जो मतलब 60-70 प्लस लोग हैं जो मतलब अब जिनको केयर की ज़रूरत है, और शायद बीच में एक पूरा तबका है जो एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में शायद कभी हम सोचते ही नहीं हैं, ना ही एज पॉसिबल ऑडियंसेस, ना ही एज अ पॉसिबल मार्केट, और शायद उस तबके में भी पर्टिकुलरली ख़वातीन जी, कि जो मिडिल एज खातून है, क्या इसकी, और मैं बहुत लिबर्टी लेके मिडिल एज खातून कह रहा हूँ, मतलब आप इससे रिलेट भी कर सकती हैं, नहीं कर सकती, जो एक हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है मिडिल एज खातून की. तो क्या इस मिडिल एज खातून की कोई अहमियत नहीं है हमारे लिए कि इट टेक्स अ ड्रामा टू सॉर्ट ऑफ हाईलाइट देयर इमोशनल प्रॉब्लम्स, कि उनका भी एक सोचने का तरीका है? क्या आपको क्या लगता है? सो आई थिंक बिल्कुल है एज अ सोसाइटी, और ये मैंने शायद तुमसे पहले भी इस पर बात की थी राफे, यू नो द यूथ फेटिश दैट वी हैव, यू नो द एजिज्म दैट वी सफ़र फ्रॉम एज अ सोसाइटी. एवरीबडी वांट्स टू बी यंगर. मैं भी तुमसे अभी बैठ के कहती बुढ़ी ना लगूं, ये मेरी एंगल आ जाए, यू नो, हालांकि आई एम नॉट गिवन टू दैट. You don't hide your kids, you don't hide your family. I don't, and I'm proud to own my age and my kids and all of that, right? I have no issues with that, but still, you know, you do, and especially when you come on media, तो आपको वो चीज़ होती, वो तो सेल्फ कॉन्शियसनेस थोड़ी सी तो होती है. हाँ, that I want to look nice today, वरना मैं इस तरह नहीं आती तैयार होके, मैंने तुम्हारे लिए, हाँ, मैंने भी बाल बनाए, मैं कभी नहीं बनाता और डार्क कलर पहन के आई हूँ कि मैं स्क्रीन पे अच्छी लगूं, बट हबीब पे तो यू नो हाउ आई एम इन माय प्रोफेसोरियल मोड. तो मेरे बिल्कुल ये ख्याल है कि एज अ सोसाइटी वी सफ़र फ्रॉम दैट, बट दिस इज़ नॉट जस्ट ट्रू टू पाकिस्तानी सोसाइटी, दिस इज़ जनरल ट्रेंड इंटरनेशनली एज वेल. हाउएवर आई थिंक इंटरनेशनली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप उस मोल्ड को ब्रेक करते हैं ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको मिडिल एज ख़वातीन की कहानियाँ मिलती हैं बिकॉज उनकी ऑडियंस वो है. लेकिन हम टेलीविजन के ऊपर उस सेगमेंटेशन को अभी तक रियलाइज नहीं कर रहे, ये भी मैं पहले कह चुकी हूँ. लेकिन इन ड्रामों ने शायद हमें ये दिखाया है कि एक ही ऑडियंस नहीं है. इनफैक्ट मैं तुम्हें एक बात कहूँ, एज एन एक्टर मुझे लगता है कि जो हम सोशल मीडिया का एक फेटिश हमारे ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो रील हिट हो गई और जो हो गया, बस उसी के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करें और उन्हीं ऑडियंसेस के लिए हमने ड्रामे भी बनाने और सब कुछ करना है. यार वो ऑडियंस तो आपके ड्रामे को देखती भी नहीं है. बिल्कुल वो तो आपको उन रील्स को देखकर उस
ड्रामे की एक एक उसकी समरी लाइक देख के और उसी के ऊपर कमेंट करती है और कैंसिल भी कर देती या कैंसिल कर देती है या उसको हिट नहीं मजेदार बात ये देखे बगैर या तो बिल्कुल यहाँ पे या बिल्कुल यहाँ. Absolutely. So as an actor, as a creative, it is not that audience that I'm looking towards when I want to get feedback on my work, right? It is that audience that actually watches that play बैठ के पूरा and not those social media driven audiences जिसके ऊपर हम अपनी सारी decisions कर रहे होते हैं. क्योंकि Instagram के ऊपर तो आपको लगता है कि इन बच्चों के अलावा कोई ड्रामा देखता ही नहीं है. मगर जब आप उससे हटते हैं, आप टेलीविजन ऑडियंसेस की तरफ जाते हैं जहाँ मैं उन शादियों पे, उन मिलादों पे, उन अकीकों पे, उन रमज़ान गैदरिंग्स पे, उन बाज़ारों में जब मैं जाती हूँ, that's where I realize that none of these people are represented on those Instagram platforms or Facebook platforms. And they are watching and they have a lot to say about my character, about the story, on what works for them and what doesn't work for them. So somewhere that representation needs to come in, or acknowledgement of those audiences need to come in, and they are not your young cancel culture people who sit and just make these नहीं और मैं कहता हूँ वो चीज़ बनाई भी पूरा देख के एक इन्फॉर्म्ड राय बना के. Absolutely. मतलब तो Absolutely. So उस तरह की ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं और उनकी कुछ ड्रीम्स हैं और उनकी कुछ expectations हैं from what entertainment needs to deliver to them. Yes. So I think we need to acknowledge that, and I think there is an awakening now where we are looking at that. And I'm glad you made the point about non-male catering as well, right? Yeah. Because the stories need to evolve from that male-centric lens. Women need to be seen in their own क्योंकि ये चीज़ ना तज़ीन फिर उसमें भी रिफ्लेक्ट करती है ना कि हीरोज़ चाहे यहाँ हो चाहे बॉलीवुड हो, वो 50 साल की उम्र तक, 55 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक वो करते जा रहे हैं. बेशक उनकी आपने AI से फेस लिफ्टिंग की हो, सर्जरी नहीं कराई हो, क्योंकि अमूमन ख़वातीन आती हैं ना इसके अंदर. नहीं अब तो सब होते हैं. नहीं अब सब लेकिन जो निशाना ख़वातीन बनती हैं. मतलब you and me know so many actors who've been under the knife for different reasons. Absolutely. For different reasons. But सवाल ये है कि कोई एक खातून ने अगर करा, अभी मैं देख रहा शायद कोमल मीर एक एक्ट्रेस है, वो किसी रेस्टोरेंट पे बहुत यंग लड़की है, मतलब उसने कुछ ड्रामे किए और उसके पीछे पड़ गए लोग कि इसने तो अपने चीक्स ये करा ली, इसने तो अपने ये करा लिए, वो करा लिए. वैसे on that note, what do you have to say about cosmetic procedures in general? What do you support them in the entertainment industry, या do you think कि eventually उसका आपकी शख्सियत या आपकी personality पे या psychological उसका ज़्यादा असर होगा? Look, I think it's a personal decision. The entertainment industry is such that आपकी शक्ल और आपकी चीज़ ही बिकती है ना उसके ऊपर. तो बिल्कुल. तो ये एक पर्सनल डिसीजन होता है हर एक्टर का, वो अपने आप को कैसे पोजीशन करता है. और मेरा नहीं ख्याल कि we should be making a comment on that, right? I mean, it's a personal choice. उससे उसके क्या repercussions होते हैं, उनको उससे काम ज़्यादा मिलता है या नहीं मिलता, या ऑडियंस उनको रिसीव करती है पॉजिटिवली या वो it works against them. That is exactly a personal choice that any actor on screen makes, right? अब तो मेरी प्रेफरेंस के बारे में पूछोगे तो मैं उसके लिए, मैं personally I don't adhere to that and I don't indulge in that, or I haven't indulged till now. But that's again, like I said, it's a personal thing, right? But it is not a comment on कि ये नहीं कराना चाहिए. नहीं but मैं ये कह रहा हूँ, but at some point, क्योंकि देखें इस पे लोगों का एक ज़रा सा philosophical argument जो लोगों का ये है कि आप वो कर तो रहते हैं but eventually it hits you कि it's not you, कि जो चीज़ आप कर रहे हैं इस पूरी चीज़ को, मतलब एक बहुत ही नफ्सियाती उसके ऊपर. तो मैं आपसे ये कहूँगा कि लेट्स से क्या बोले, आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं कह रही थी वो तो और चीज़ें भी हैं ना, वो तो हम अपनी सोशल मीडिया पर्सोनास को भी कहते हैं कि दैट्स नॉट अस. मैं इस वक्त तुम्हारे सामने जिस तज़ीन की तरह इस वक्त बैठी हुई हूँ, तुम इस कमरे से बाहर निकलोगे, जब मैं प्रोफेसर तज़ीन हो जाऊंगी तो मैं वो नहीं होंगी. सो आई थिंक दैट्स अ रिडंडेंट आर्ग्यूमेंट, राइट? आई डोंट टेक दैट एज एन आर्ग्यूमेंट व्हिच हैज़ मच वेट. ठीक है. But yes, psychologically it messes, it can mess, and people who do that because psychologically their mind is being messed up, right? Because they've become बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अपनी लुक्स के बारे में, या दे नॉट कम्फर्टेबल अबाउट इट, या उनको एक ऑब्सेशन ही हो गया, या इतने ही मसले हो गए हैं कि वो अपने आप को
परसीव नहीं कर पाते उसके अलावा, वो इट्स अ स्ट्रगल फॉर देम. सो आई थिंक कि मैं उसके ऊपर कोई उस तरह का कमेंट नहीं कर सकती. पर्सनल चॉइस होती है, मैं नहीं करती. देयर आर रीजंस फॉर दैट, हेल्थ रीजंस भी हैं. बिल्कुल, लॉट ऑफ दीज प्रोसीजर्स हमें नहीं पता आगे जाके उनके क्या रेपरकशंस होंगे. एंड आई एम कंफर्टेबल एजिंग द वे आई एम, वेदर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वट एवर इट इज. तो मुझे उस पर कोई इतना इशू नहीं है. लेकिन यार कुछ लोग हैं जिनका काम उस पर, if they can prolong their faces in such a way that they can continue to work in a certain age group, or they can get characters which are a particular, let them. हाँ बिल्कुल. हम अपना वेट कम करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, बाल डाई करते हैं, बाल वैसे कर सभी करते हैं. आई थिंक वेट की कहानी तो वो ओजेम्पिक ने आके सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं ना, मतलब. और मुझे इस पर ओजेम्पिक में मुझे ज़्यादा हैरत होती है, और मुझे इस वजह से होती है, मुझे नहीं पता आपकी इस पर क्या राय है, कि हमने हॉलीवुड में देखा, हमने बॉलीवुड में देखा, किन बड़े बड़े लोगों ने, करण जौहर ने, इन्होंने जो नहीं ना भी तस्लीम करें, कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि मतलब बुनियादी तौर पे ये तो डायबिटीज़ के इलाज के लिए बनाई गई थी, और एक एलीट कैप्चर हुआ है इस ड्रग का कि आप अपना वज़न कम कर लें और ये कर लें. तो हमें काफ़ी जो है ना इस तरह के शॉर्टकट्स, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम तो चल एक सर्जिकल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं जो एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है कि भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मुझे बहुत से लोग कहते हैं बाल लगवा लो, कहते हैं यार मुझे नहीं लगवाना, ठीक है ना. एंड आई हैव सीन द साजिद हसन वीडियो जो उनके सर के साथ हुआ था, एंड इट्स अ थिंग फॉर मी, इट्स अ स्कैरी प्रॉस्पेक्ट, राइट. तो मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मुझे नहीं, वो नहीं करवाना, ठीक है. बट अगर कल को मुझे पता चले कि यार बाल लगवाने से आपको इतने $1000 मिलना शुरू हो जाएंगे, तो शायद मैं भी आई वुड फ्लिप द कॉइन एंड से ओके यार. Or you get offered that dream role, you know. Of course. They require you to have a particular kind of, you know, इतना सर भरा हुआ. You might just opt for it, and that's a professional choice you'll make, right? Yeah. And you know the reason why I'm bringing these ideas with you, तज़ीन, एक तो खुद ही आ रहे हैं क्योंकि बहुत कम हमारे पास ऐसे अदाकार या अदाकाराएँ आती हैं जिनका एक एकेडमिक ग्राउंडिंग भी हो. तो आपको, आप समझे, फेंस की दोनों तरफ की चीज़ें आपको समझ आती हैं इस मामले को लेके. So, एक बात मैं कहना चाहूँगी, हमने बात की थी पर्सनल चॉइसेस, लेकिन मुझे उस तरह के इंस्टेंसेस का भी पता है जहाँ पे इंडस्ट्री से आपके ऊपर प्रेशर आता है टू बी अ पर्टिकुलर वे, यू नो. नाउ दैट इज़ समथिंग विच इज़ सैड, एंड दैट इज़ समथिंग जो हमारे जो यंगर हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते हैं इस फील्ड के अंदर, या पीपल हु वांट टू बी, उनके ऊपर जो ये अननेसेसरी प्रेशर आता है ना, टू लुक अ पर्टिकुलर वे, to fit into a particular size, you know, आँखों का रंग इस तरह का हो, गोरा रंग हो, बाल लंबे ही हो, वो प्रेशर जो है, जो इंडस्ट्री आपके ऊपर डालती है, और उससे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, इन स्पेशली दीज यंगर किड्स, दे फेस देम मोर, यू नो. So that is something that we as an industry perhaps can address. That is something sad, and I see that around me. ठीक है? And at my age, I have the liberty to not let that matter, because मैं उस रट में नहीं हूँ ना. I'm not going that you know, main heroine मैंने I have to be this way. नहीं, ये तो मैंने खुद देखा है कि I was at an actress's place conducting an interview, और पता चला कि वो इलिप्टिकल पे अपने सर्टन आवर्स पूरे करके आ रही हैं. और क्यों आ रही हैं? बिकॉज एक सर्टन एड कैंपेन है जो टर्की अज़रबैजान में शूट होनी है, और एक स्पेसिफिक शेप है मेरा, वो मुझे अटेन करना है. आई एम ऑलमोस्ट देयर बट नॉट देयर येट, और मेरे पास 3 दिन है, और मेरी शूट भी चल रही है, और मेरे ये भी चल रहा है, और मैं सुन के परेशान हो गया कि ये किस तरह होता है. और देखिए, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो इन मैनी वेज और भी तरह बड़ी अनफेयर है. हिरा तरीन आई थी हमारी पॉडकास्ट पे, तो वो मुझे बताई थी, उन्होंने ऑब्वियसली ड्रामे का या प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लिया. उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस था जिन्होंने मुझे साइन अप किया व्हेन आई वाज 2 months प्रेगनेंट. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपका रोल फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा. और मैंने कहा बीच में कोई एक्टर थे, उनके लीड एक्टर, जो वेकेशन पे चले गए, जिसकी वजह से शूट डिले हुई, एंड शी वाज एक्टिंग टिल द एंड ऑफ हर 8th month. और कहती हैं ऐसे ऐसे इसमें सीन थे कि मुझे वो लोग ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ा के कहीं ले जा रहे थे कि अब आप भागती भी नीचे आएँ. ठीक है, मतलब वो फिर हमारा जो वो है ना, अगर हम अपना बॉक्स ऑफ वॉर्म्स खोलें इस इंडस्ट्री का, वो तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि ये रेटिंग का प्रेशर है, या जो लोग फैसला कर रहे हैं उनकी ऐसी तरबियत नहीं है कि वो ये सोच सकें कि इसके. सो आई थिंक उसके अंदर मसला ये है कि जो आपका प्रोड्यूसर है वो पैसे के अलावा फिर कुछ और सोच नहीं रहा होता. तो उसके अंदर आपको
and you feel this, that everything is disposable, everything is sacrificable in the name of money, तो ये तो आपको सुनने को मिलेगा, वो 10-10 सीन्स पर डे, 11-11 सीन्स पर डे की शूट्स, pressure on actors and actresses to work very extensively long hours. लेकिन आई थिंक कि इंडस्ट्री में भी अब इस चीज़ के बारे में एक अवेकनिंग है, एंड पीपल हैव स्टार्टेड पुटिंग देयर फुट डाउन. That is a very positive thing, right? ठीक है. Also, I think platforms like ACT, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनने से एक ये चीज़ तो आई है कि कम से कम इन चीज़ों पे बात होती है, और जो भी आप कहें उनके कुछ प्रोसीजर्स एंड पॉइंटर्स हम लोगों के साथ शेयर हो रहे होते हैं, जो वो कहते हैं कि जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करें विद द प्रोड्यूसर टू फॉलो दिस, इंश्योर दिस. हाँ, अब उसमें यह है कि सब लोग उसको करें ना करें, वो अगेन एक अलग कहानी है, लेकिन एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो है, एंड देयर आर पीपल हु विल पुट देयर फुट डाउन. उनसे मुझे ये लगता है कि जो उस कमांड में होते हैं, उस पोजीशन में होते हैं, हु कैन कमांड दैट काइंड ऑफ थिंग, उनकी वजह से जो छोटे वाले एक्टर्स या सब्सिडरी एक्टर्स जो होते हैं उनकी भी बेनिफिट हो जाती है, क्योंकि अगर लीड एक्टर ने कह दिया ना कि मैं 12 घंटे के बाद काम नहीं करूंगा, ऑब्वियसली, तो फिर, या खाना अगर इस टाइम पे नहीं मिलेगा तो मैं एक्ट नहीं करूंगा, या अगर किसी के साथ बदतमीजी होगी सेट पे तो आई विल नॉट पुट अप विद इट. सो दीज आर गुड प्रेसिडेंसेस जिससे आपके बाकी लोग भी बेनिफिट करते हैं, एंड आई हैव सीन सीनियर एक्टर्स डू दैट, टेक दैट स्टैंड. लेकिन फिर वो ये भी होता है ना, लेकिन अगर आप इतना वो कर दें, हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि एक्टर्स कहते हैं कि मैं जीरे की जगह पुदीने वाला रायता मेरे लिए मंगवाएं वरना मैं एक्टिंग नहीं करूँगी. मतलब ये भी है ना कि मतलब सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. नहीं, ये बिल्कुल सही सुना है आपने, ये बिल्कुल सही सुना है, और ये चीज़ें अपनी जगह. लेकिन कमिंग बैक टू कर्ज़े जां, जी, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, और मैं इसके कुछ सीन्स भी देख रहा था, फिर मैं कुछ तज्जिया पढ़ रहा था इसका कि फ़ाइनल जो कोर्ट रूम सीन है पूरा इसका लेके के उसमें लोगों ने एक बड़ा तशवीश ज़ाहिर की है लोगों ने कि एक शख्स जिसने ब्लैकमेल किया है, जिसने रेप किया है, जिसने असॉल्ट किया है, जिसने ये सब किया, उसके बाद उन्हीं कुछ चीज़ों को लेके मैनिपुलेट किया है, कटहरे में खड़ा होके उसकी जो एक सफाई वो पेश करता है, वो ऑलमोस्ट ऐसे कर देता है कि जैसे उसको इन्फेंटलाइज किया जा रहा है, यानी कि वो एक नौमौलूद बच्चा है और उसके तो अपने हाथ में कोई विल पावर भी नहीं थी, कोई कसूरी उसका नहीं था. तो पहले मुझे बताएं कि एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ तज़ीन हुसैन, आप इस तरह के नैरेटिव से या इस तरह की प्रोजेक्शन से आपका क्या मानना है इस पोजीशन के बारे में, और क्या आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं इस तरह के उस पर? हाँ, रिजर्वेशंस भी हैं, और बिल्कुल मैं दिस वाज समथिंग, आई थिंक हमारी इस पे अच्छी खासी बात भी हुई थी आपस में. हाँ, ठीक है, like within the crew, within the cast, with some people, okay, right. It was something that was brought up and debated, and that was something healthy, right? Because normally इस तरह की बातें होती नहीं है, बट कर्ज़े जां में ये था कि we were all very involved in the project, and therefore we used to question. And the good thing was that this questioning back and forth between the director and the cast was like there were many scenes in which we changed lines. Many scenes in which Saqib said नहीं ये यूं ही होगा. Many times Yumna and I said कि इसको हम अगर इस तरह कर लें तो, and that dialogue constantly existed between the director, I think even the writer and the actors. So I think कर्ज़े जां जो निकल के आया और उसके अंदर जो शेड्स हैं, द ग्रेज, वो इसीलिए निकल के आए हैं बिकॉज देयर वाज दिस इंटेंस कॉन्वर्सेशन. The criticism, I have read the criticism online, and I understand the criticism. However, I'm not totally in agreement with that criticism. Okay. As a design practitioner and as somebody who teaches empathy and human psychology as part of the design process, I also understand that humans हम गलतियाँ करते हैं. Yes, उस गलती का हमें जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें उसको ओन ज़रूर करना है, और उसका हमें जो पनिशमेंट है वो भी मिलनी चाहिए.
उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। देयर इज नो कि ओनरशिप तो लेनी है अपने जो भी आपका अमल था। बिल्कुल, लेकिन एज अ सोसाइटी हम लोग थोड़े से ऐसे ज़रूर हो गए हैं कि हमने बस एक चीज़ को हम कर देते हैं कि अब इसकी कोई बेहतरी नहीं है। हाँ। ये जो एक हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम आ गई है ना, उसमें हम बेहतरी की तरफ ना कभी देखते हैं। इट्स जस्ट लाइक एक केस, उसका जजमेंट हुआ और वो ख़त्म हो गया। तो अब तो बहुत सारे आप देखें, इवन इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड नाउ इवन इन पाकिस्तान, देयर इज़ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रिहैब, राइट, वेयर पीपल हु हैव मेड मिस्टेक्स, येस ही वाज अ रेपिस्ट, येस ही किल्ड, देयर आर पीपल हु विल देन वांट टू अनडू दैट। दे आर इन द जेल, उनको लाइफ सेंटेंसेस हैं जो भी हैं, बट उनकी रिहैब भी है, वेयर दे आर कमिंग टू टर्म्स विद दिस गलती दैट दे हैव डन, राइट। उन्होंने ये गलती की, उससे वो बेहतरी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दैट स्पेस नीड्स टू एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सो फॉर मी, नमीर's character was not somebody who did not own up to his mistakes. He absolutely owned up to his mistakes. Yes. That is why he said कि हाँ मेरी गलती है और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। मगर उसके क्या वजूहात थे वो तो पूरे ड्रामे में हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके अंदर इस चीज़ के भी आपको एहसास होता है कि आपके आसपास के लोग कितने इन्वॉल्व्ड होते हैं इन व्हाट यू बिकम, हाँ, एज पेरेंट्स, एज फैमिली। जब हम उनकी गलतियां छुपाते हैं, जब हम उनको शेल्टर करते हैं, जब हमारी हरकतें देखकर वो बहुत सारी चीज़ें हमसे सीखते हैं, जब हम अपने प्रेशर्स उनके ऊपर डालते हैं, तो उसके अंदर हमारे ऊपर भी है कि एज फैमिली, एज पेरेंट्स, एज कजन्स, हम कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन मेकिंग समबडी व्हाट दे आर। लेकिन वो उसमें हम एक अमूमन आर्ग्यूमेंट लाते हैं ना कि समझें अगर मेरी किसी जानने वाले का या आपका या उसका कोई ट्रॉमा है जो आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है या कुछ करता है, तो एक पार्टनर की जिम्मेदारी है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। लेकिन ये जो नमीर वाली चीज़ है कि इट इज़ बियॉन्ड, इट्स नॉट योर फॉल्ट, मतलब ये आप कह रही हैं ना कि इट इज़ हिज फॉल्ट। यस, इट इज़ हिज फॉल्ट, इट इज़ हिज फॉल्ट एंड ही नीड्स टू गो थ्रू द शेम, ही नीड्स टू गो थ्रू द पनिशमेंट। मतलब नो वन इज एब्सॉल्विंग हिम ऑफ हिज क्राइम्स, right? But which is not to say that somebody cannot turn over a new leaf, you yes, know. Yes. लोग बदलते हैं, लोग बेहतरी की तरफ जाते हैं after doing extreme wrong. उनको punishment ज़रूर दें, लेकिन उनसे वो हक तो ना छीने ना. That is all. So मेरा अपना stance on नमीर's character ये है. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि मतलब इससे फिर रिलेटेड सवाल यही है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फिर समाज में मेरे ख्याल से ज़ीज़ैक जो फ़िलासफ़र है उसने भी अपनी एक टॉक में ये चीज़ कही थी कि इस तरह की किसी भी मुहिम का या किसी भी तरह के ड्रामे का एक सवाल में जवाब होगा, और वो सवाल ये है कि इज़ देयर अ प्लेस फॉर एन इम्प्रूव्ड मैन इन सोसाइटी। अब सवाल ये है कि आप नए यंगस्टर्स को पढ़ाती हैं, आपके बहुत से व्यूअर्स यंगस्टर्स भी होंगे, तो और आपकी माशाल्लाह बेटियां भी अब उसी एज ब्रैकेट में हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स जो हैं क्या वो इंगेज करने को तैयार हैं एक बहस में, एक उस्तानी से या वालदा से या एक एक्ट्रेस से, कि देखो जो तुम्हारी जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब ये एक हीनस क्राइम है, इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन क्या तुम लोग इसके बाद एक नई सुबह देखने को तैयार हो उस शख्स के लिए? आपको लगता है इतनी गुंजाइश है अभी समाज में यंगस्टर्स के साथ? नहीं, यही तो मसला आ रहा है ना, जिसको मैं आपको कह रही हूँ कि शायद मेरे लिए ये इसलिए भी हज़म मुझे हुआ और मुझे लगा कि नहीं, ये होना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो नई जनरेशन है इनके अंदर वो चीज़ नहीं रही है। यू नो, दे राफे, आई सी सो मच अराउंड मी, यू नो, kids in drugs, suicides, destroyed relationships, destroyed lives. You see it all around you. It's as if there's no hope for them, right? So, and that comes from दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेल्फ को भी ये लोग फॉरगिव नहीं कर पाते और ख़ुद को नहीं फॉरगिव कर पाते और अपने आसपास भी किसी को नहीं फॉरगिव कर पाते. That hope, that hope कि लोग बदल सकते हैं, तब्दीली आ सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वो चीज़ सोसाइटी में से इस वक्त बहुत ख़त्म है, और पर्टिकुलरली ये जेन ज़ी जो है उसके अंदर. सो मुझे लगता है कि हमें इस तरह की स्टोरीज़, they need to be out there because it gives you that hope.
बाय द वे, मुझे किसी ने ये पूछा था कि आप किस तरह के कैरेक्टर्स यस करती हैं और किस तरह के कैरेक्टर्स नो करती हैं, और मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन होता है कि मैं उस तरह के कैरेक्टर को देखूं जहाँ पर देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है. जहाँ पर वो कैरेक्टर एक डन कैरेक्टर है कि वो कभी भी किसी चीज़ के लिए बेहतर नहीं हो सकता, इस्लाह की गुंजाइश है. हाँ, तो वो कैरेक्टर मैं उठाती हूँ. मुझे उस तरह के कैरेक्टर्स प्रॉब्लमैटिक लगते हैं जहाँ पर आप कहते हैं कि बस ये बुरा है और ये यहीं रहेगा, इससे बाहर नहीं निकल सकता. फॉर मी दैट इज़ नॉट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, जिस टाइम में हम रह रहे हैं. आई वॉन्ट स्टोरीज टू बी अबाउट इम्प्रूवमेंट. नहीं, और आई थिंक तज़ीन आप भी एकेडमिक हैं, मेरा भी एकेडमी और इंडस्ट्री आपका भी दोनों से ताल्लुक़ है, लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेन ज़ी को समझने की. उसकी वजह क्या है कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि मोहब्बत तो इतनी दिल पे एक मोहब्बत के उनसे, और नफ़रत तो इतनी नफ़रत अंगेज़ और इतनी शदीद कि मुझे शायद ये लगता है कि हमारी जेन ज़ी दिल के सच्चे हैं. ठीक है, जो मेरी रीडिंग है कि दिल के सच्चे हैं, दिल के साफ़ हैं, लेकिन शायद इनको कोई एक ऐसा मचान नहीं मिल रहा, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही, कोई ऐसा फ्लैग नहीं मिल रहा जिसके अंडर ये सब खड़े हो सकें और बोले कि यार ये चीज़ हमारी नुमाइंदगी करती है. कि क्योंकि दे आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स, कि जैसे आपने कहा कि के ड्रामा भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका ईथॉस यूनिलैटरली नेशनल भी नहीं है, इंटरनेशनल भी है. और एट द सेम, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी कि जो कुछ भी करते हैं करते दिल की सफाई से. और अगर इनमें से किसी एक को कभी एहसास दिला दिया जाए ना कि आपने कितनी गलती की है, तो उससे ज़्यादा मलामत, और वो फिर मलामत के एक ट्रिप में चले जाते हैं. तो मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि देखिए फ्यूचर तो यही है ना, कि अगर हमें लग रहा है कि इतने एक्सट्रीम पे ये जा सकते हैं, तो वी ऑल्सो हैव टू फाइंड अ वे टू एंगेज विद देम. अब मुझे नहीं पता कि वो हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा वाला ड्रामा ने कितना उनको एंगेज किया उस तरह. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग कि क्योंकि जो अभी आपने कर्जे जा की हमने पूरी बात की, और मुझे ये पता था कि इवेंचुअली हो सकता है मुझे भी कोई इस इंटरव्यू में कहे कि आप जो है ना किसी एक चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है जो हमें पूछने की ज़रूरत है कि अगर हमें लगता है कि नई नस्ल में पेशेंस नहीं है, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल, तो वो कैसे इनकलकेट की जाए. Don't you find the same issue with engaging with your daughters at some point? Do you find that distance? With my daughter and two sons. Daughter, sorry, my bad. No problem. हाँ. Yes, I think perhaps. And तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि पेशेंस को इनकलकेट कैसे, मतलब देखिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ना आप ऐसी हैं ना मैं वैसा हूँ, कि जो बहुत से हमारी जनरेशन के, आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन के लोग ऐसे कि रद्द कर दें, भाई इनसे तो बात ही नहीं की जा सकती. हमें पता है कि ना हम ऐसे हैं, ना हम उन्हें रद्द करना चाहते हैं. तो आपकी अपनी बच्चों से बात करके क्या आपको लगता है कि कहाँ वो जगह बनाई जा सकती है जहाँ इनको भी समझाया जाए कि इनको ये ना लगे कि वी डोंट साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, कि ये आ गए, कि कोई आपको ऐसी जगह मिलती है जहाँ यू म्यूचुअली कनेक्ट? Mutual connection or a place to engage. I think perhaps empathy, इनमें empathy है, मगर मुझे लगता है कि उनकी empathy जो है, empathy का जो concept है, that's a concept that is very much part of the Gen Z. ठीक है ना. मसला यहाँ आता है कि वो एम्पैथी के अंदर स्टैंड नहीं ले पाते. एम्पैथी के अंदर स्टैंड नहीं, अच्छा एलैबोरेट. मतलब कि अगर आप किसी के साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप एम्पैथाइज करें, एम्पैथाइज करने से आपको ये समझ में आ जाएगी कि वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, या ठीक है. लेकिन फिर भी एक स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा ना. जैसे मैं नमीर का कह दूं कि मैंने उसके साथ एम्पैथाइज कर लिया, ठीक है, अब मैं ये स्टैंड नहीं कर पा रही कि उसको पनिश होना है या नहीं होना. पनिश भी कर दो मगर पनिश ना भी करो, ये नहीं हो सकता. हाँ. कहीं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा ना. तो जो मेरा प्रॉब्लम आता है ना विद माई किड्स, अब मैं इसको जनरलाइज नहीं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो ये है कि दे आर अनएबल टू टेक अ स्टैंड.
नहीं स्टैंड, अच्छा दैट इज़ वन थिंग दैट आई फेस विद देम, ठीक है ना, वेयर आई टेल देम कि नाउ यू हैव टू टेक अ स्टैंड, ठीक है, यू हैव टू से दिस इज ओके एंड दिस इज नॉट ओके. अंडरस्टैंडिंग हो गई. अब इसको हमने एक जगह पे स्टैंड लेना है. उनसे स्टैंड नहीं लिया जाता. उसकी वजह शायद मैं खुद हूँ. अच्छा. ठीक है, वो ये है कि मुझे लगता है कि जो वैल्यूज़ आपको स्टैंड लेने की, और जो वैल्यूज़ जो आपके सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ आपको स्टैंड लेने की एबिलिटी देते हैं या कॉन्फिडेंस देते हैं, वो ख़त्म हो गए हैं हमारे आसपास. अच्छा. और वो किस वजह से ख़त्म हुए हैं? वो शायद इस वजह से हुए हैं कि हमारा फैमिली यूनिट्स भी ख़त्म हो गए हैं. ठीक है ना. यू सी, when you and I were growing up, and you were much younger than me, when I was growing up, you know, there were certain things which you saw around you, the family values that you kind of like. You could say that I agree with this family value, or you could say no, this is a regressive family value and I do not adhere to this, right? But we saw those values around us. Now, because those families have disappeared, because kids also have not too much interaction with the existing family members because of the lives that they now have. तो शायद उस वजह से they are unable to see कि किस तरह चीज़ों को समझा गया और उनको किस तरह रिजॉल्व किया गया. ठीक है ना. तो जब वो रेजोल्यूशन आपके सामने नहीं हो रही होती, सो वो फिर किससे बातें कर रहे हैं? वो आपस में ही बातें कर रहे हैं. और आपस में भी हर तरह की बातें हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो बातें वो हों जो शायद मैं और तुम जिनसे agree कर रहे हो, या we necessarily think that is the right decision or the right thing to be doing, right? So kind of like I think we've also left them in a limbo of sorts, where we've left them to make sense of their own surroundings and their own life, because हमारी भी उनके साथ interaction in some ways कम हो गई हुई है. ठीक है. मुझे लगता है कि ये मसला है. What I'm trying to do now is to engage with my kids on that basis, right? To have conversations with them about कि okay, so ये है बिल्कुल, I understand बेटा कि तुम्हारे साथ अगर ये मसला हो रहा है या तुम्हारे फ्रेंड के साथ ये मसला हो रहा है या हम इस चीज़ के बारे में बात करें, ये मसला है, but at the end of the day, where do we stand? What is our stance? That is something that we need to start encouraging kids to do. नहीं, और शायद बात तो आपकी बिल्कुल सही है तज़ीन. देखें, स्टैंड लेने का जो लफ्ज़ है, मुझे तो लगता है उनको स्टैंड लेने का शौक़ है, क्योंकि जब मैं तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, मैं कहूँ, मगर वो स्टांस जो है ना, वो जो अभी ले रहे होते हैं ना, वो डजंट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन. हाँ, ये एक और बात है. वो एक बहुत नी जर्क रिएक्शन हो सकता है. बिल्कुल, दैट इज एन इशू कि उसको प्रोसेस करना. तो एक तो बढ़िया आपने दिलचस्प चीज़ कही कि ये एक है सिलसिला, और मुझे हमेशा यही होता है कि अभी जैसे दोनों मुल्क लड़े हुए थे आपस में, तो मैंने लोगों से कहा कि ये जेन ज़ी ये वाहिद जनरेशन थी जो जंग डिज़र्व नहीं करती थी. मतलब दीज आर पोस्ट 9/11 किड्स. मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, 9/11 के भी बाद पैदा हुए हैं. मतलब उन्हें तो कोई जंग ही नहीं देखी, और अचानक फिर अचानक वो फिर नहीं. एंड आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अचानक दे आर स्विनिंग ओवर द एयर वाइस मार्शल. I'm sorry, that's not just Gen Z, by the way. That's not just. So what do you make of it? मतलब कि PF officers especially अचानक जो एयर वाइस मार्शल का, I see the पूकी फेस उनका निकल रहा है, उनके फैन कैम्स निकल रहे हैं, और ये सब मतलब लड़कियां हैं, और मतलब बहुत ओपनली. नहीं देखिए, आदमियों की तो मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है. लेकिन व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कि अचानक दिस ऑब्सेशन विद द एयर वाइस मार्शल? डू यू थिंक कि does it merit his personality? Do you find him to be attractive and handsome? Not to attractive and handsome. Okay, not to put anybody's efforts down. Of course, not the rank and nothing. And I think tremendous. Or the seriousness of their job. Serious of their job, and the bravery that they have shown in doing. Doing that. I mean, tremendous work. Yeah. Hats off to that. But having said that, I think we as a nation, or perhaps as a society, are so lacking in heroes and people who can take things on and sort them out for us, that has triggered this reaction to in us. ठीक है, मुझे लगता है कि this is what where it's coming from. Do you mean we lack quality मर्दानगी
on screen. और तानगी भी ठीक है. Again, I'm borrowing this phrase from a play that I did with मावरा, and it was called Let's Try मोहब्बत. ग्रीन पे हुआ था, जिसके अंदर मावरा और मेरा कैरेक्टर जो होता है, मावरा कहती है कि मर्दानगी होती है और तानगी की नहीं होती. So we create और तानगी. So it's not gender specific, right? Okay. But definitely, I think in our society we are living in times where there is so much of demotivation and so much of disappointment all around us that anybody who does something and takes a stand and is able to do something, resolve it, आप उसके पीछे पड़ जाएंगे. So I think it's coming from that because of the conditions and the times we're living in, because there's so much of disappointment. And तो आपको लगता है कि उनकी personality से and the way he carries himself has nothing to do with this? देखो, मैंने स्टार्ट की थी ये कॉन्वर्सेशन ये कह के नॉट टू पुट एनीबॉडीज थिंग्स डाउन. ओके, असल में देखिए, आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ कंट्रीब्यूटर टू इट. इट्स अ कंट्रीब्यूटर टू इट. थिंक बिकॉज़ इट्स I'll tell you, it's fascinating. So by the way, मैंने उनका कोई इंटरव्यू नहीं सुना, ठीक है. एंड आई एम पार्ट ऑफ सर्टन व्हाट्सएप ग्रुप्स जहाँ पर ये बहुत डिस्कस हो रहा था. कितने लोगों ने उनको, हम खवातीन का ग्रुप है वो, और कितनी खवातीन ने उनको गूगल किया और क्या नहीं किया. एंड पीपल वर, दैट वाज अ ह्यूज कॉन्वर्सेशन अबाउट द जेंटलमैन इन क्वेश्चन, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब. एंड उनकी वो रिंग के बारे में भी बड़ी मीम्स निकली कि उनकी बीवी ने उनको मेक श्योर कि अब आप पहन के निकले हैं एंड ऑल ऑफ दैट. पुअर जेंटलमैन एंड पुअर हिज वाइफ ऑल्सो, और मे बी ग्रेट वाइफ, who knows, I don't know who the wife is, but I definitely think that this was a reaction which was stemming from that we want those heroes around us. So वो hero complex तो मुझे लगता है आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया. So हमें वो चाहिए. हाँ, बिल्कुल. And this is feeding into that. नहीं, और एक और चीज़ जो इसमें बड़ी important है वो ये है कि हमारी conversation ही about ये थी कि finding elderly people charismatic. अब ये भी देखें ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है. इट्स नॉट लाइक कि यंग कोई आपका वो फ्लाइंग ऑफिसर है जो आके बैठा हुआ है, जिसने तस्वीरें थोड़ी फोटोशॉप भी होती हैं, लेकिन वीडियो फोटोशॉप नहीं होती, वो भी जो पीटीवी पे आ रही होती है, ठीक है ना, वीडियो फोटोशॉप नहीं होती. क्योंकि देखिए जनरेशनल डिस्कनेक्ट कितना है. एक जगह जेन जी, and I'm sure his own children are in Gen Z now. I'm sure, right, from what we can figure out. But isn't it the fact that women have always found the men in uniform somehow specially attractive? Has there been a thing? What do you think of it? Well, I've heard about it. मेरा अपना कोई इस तरह का फेटिश नहीं है. अच्छा. हाँ. अच्छा, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा अपना कोई फेटिश नहीं है, लेकिन हाँ, I've heard about it कि हाँ इस तरह होता है, और हमारी कितनी फिल्में और कितनी इस तरह की चीज़ें. But the point is कि वो what is that man in uniform? What does he stand for is what you need. This is exactly what I'm telling you. It's that concept of that hero. Yes. The powerful, the savior. Yeah. Right? Somebody who saves you, who's powerful. And who can actually walk the talk. Who can walk his talk. Who can walk the talk, yeah. So that is what it is. Yeah. It's not about that uniform. Yeah. But what that uniform means for you, yeah. right? So तो उस पे हमारी ग्रुप पे बात हो रही थी कि वो यूनिफॉर्म से हट के और जेंडर से हट के हम लुक्स से हट के हम कारकर्दगी के ऊपर अगर फोकस करें, तो मगर इन दिस केस वो कारकर्दगी भी है. नहीं, वही तो है. ऑल मिक्स टुगेदर. आई एम श्योर कि खुदा ना खास्ता अगर जो हालत दूसरी फौज का हुआ, अगर वो हमारा होता, हमारे उसका, तो हम कोई कितना भी खूबसूरत शख्स सामने बैठा होता, हम टमाटर ही मार रहे होते, बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं राफी, ऑल दिस इज वेरी गुड एंड आई फील हैप्पी दैट ओके, सो एक पॉजिटिव हीरो हमें मिला भी, लेकिन हम जिसको कहते हैं ना वो सेवियर कॉम्प्लेक्स, वो तो है, वो मसाइल जो है ना वो अभी भी हैं. तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए एज अ सोसाइटी कि यार अभी भी अगर हम वही करेंगे कि ओके, सो दिस हीरो विल कम एंड सेव अस, दैट इज समथिंग विच वी डोंट वांट, राइट? That is something that we don't want. What we want to encourage is that everybody has a hero within themselves. Yes. And you need to be part of that change. You need to be that change maker, even if it's like इतना सा. नहीं, और इस पे ना वो गैलीलियो जो बर्टोल्ट ब्रेख्ट का प्ले है, उसका उर्दू तर्जुमा किया था मंसूर सईद साहब ने, सानिया सईद के वालिद ने. तो उसमें मैं वो तर्जुमा पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी लाइन है कि गैलीलियो जेल में बैठा है और उसका शागिर्द उससे कहता है, गैलीलियो तुम मुझे अपने नक्शे दे दो और मैं इनको नीदरलैंड में कहीं शाया करा दूंगा और तुम हीरो बन जाओगे. तो गैलीलियो ज़रा डरपोक सा आदमी होता है, डर कहता है मुझे नहीं करना है ये सब ना. नहीं तुम कर लो. कहते क्यों करना है तुम्हें ये? कहते भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम हीरो बन जाओगे.
तो कहता है मुझे हीरो नहीं बनना, तो कहता है, तो उसका शागिर्द कहता है कि बदनसीब है वो कौम जिसमें हीरोज़ पैदा नहीं होते, जिसके जवाब में गैलीलियो कहता है बदनसीब है वो कौम जिसे हीरोज़ की ज़रूरत है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग। और पूरा अभी जो आपने कॉन्फ्लिक्ट को एस किया है, इस पूरी सिचुएशन को अगर आप गौर करें, हमारे पास कोई जैसे पिछले 4-5 साल में पहले इमरान खान था कि कोई ऐसा कैरिज्मेटिक लीडर था ही नहीं मुल्क में, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ गुड गवर्नेंस एंड गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट्स एक चीज़ बगैर कोई स्वैग जाहिर किए आपके फेवर में in terms of international diplomacy and everything आ गई. But coming back to PAF, I've spoken to you earlier about Shepper. I mean, I absolutely loved it. मतलब मुझे तो शेपर की जो एल्बम भी आई थी इन फिजाओं से आके, जिसमें नजम के और इन सब के गाने थे, I was a big fan. हाँ, आई थिंक शेपर के साथ ही एक शेपर की म्यूजिक एल्बम आई थी. आई एम नॉट श्योर कि वो शेपर का कैसेट था या शेपर वॉज रिलीज्ड एज पार्ट ऑफ द एल्बम कॉल्ड इन फिजाओं से आए, क्योंकि उसमें तो 10 गाने थे PAF के, जिसमें नजम शिराज का भी था, सबके गाने थे. एंड आई एम ट्राइंग टू गेट समवन फ्रॉम द PAF हु कुड टेल अस अबाउट हु कमीशन्ड दोज ब्रिलियंट सॉन्ग्स, क्योंकि अब वो नहीं बनते. अब वो साहिर अली बग्गा फिर आ जाएंगे कुछ करते हुए. प्लीज़ आप उनको मत दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ साहिर भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इट, ISPR किसी और को अच्छा दें. इतना कुछ आपने अच्छा काम किया है तो किसी ढंग के आदमी को दे दीजिएगा प्लीज़ आप. दिस इज़ जस्ट माई 2 bits टू द ऑडियंस. बट शेपर, 2 चीज़ें हैं शेपर के साथ. एक तो ऑब्वियसली वाज अ PAF ड्रामा, बट योर को स्टार फैसल रहमान, मैंने बड़ी रील्स देखी इस पे, मुझे उन रील्स के थ्रू पता चला कि तज़ीन हुसैन और फैसल रहमान 28 साल बाद कर्ज़ जाम में साथ काम कर रहे थे. एक तो टेल अस फर्स्ट द मेमोरीज ऑफ शेपर दैट यू हैव, एंड देन विल टॉक अबाउट वर्किंग विद फैसल रहमान. सो मज़े की बात यह है कि मैं जितनी क्लूलेस अब हूँ ना, मैं उतनी क्लूलेस तब भी होती थी. ठीक है ना, ड्रामों के कौन है क्या है, तो यू नो आई वुड जस्ट काइंड ऑफ लाइक गो विद माय गट इंस्टिंक्ट. एंड उस ज़माने में गट इंस्टिंक्ट के साथ साथ अब्बा की इंस्टिंक्ट भी शामिल होती थी. तो कि यू नो कौन सा ड्रामा करना है कौन सा नहीं करना. तो ये तो मैंने इसलिए येस किया था बिकॉज इट वाज इस्लामाबाद से एक ऑफर आई थी और छुट्टियों में थी. अच्छा. बिकॉज आई वाज स्टडिंग. अच्छा. रिमेंबर आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम स्टडिंग इन इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर व्हिच वाज अ वेरी वेरी टफ कोर्स. तो समर्स यूज्ड टू बी द ओनली टाइम जब मैं ड्रामे कर सकती थी. तो उस टाइम पे मुझे ये ऑफ़र आई और जो इनके डायरेक्टर थे वो PTV के एक पुराने डायरेक्टर होते थे, मुझे उनका नाम भूल गया, कैसर साहब शायद, राइट, अब्बा के फ्रेंड थे. तो ही कॉल्ड माय फादर एंड सेड के तज़ीन को मैंने कास्ट करना है, तुम भेज दो. अब्बा ने कहा बेटा ये ऑफर आई है, देख लो तुम्हें करना है या नहीं. डिसीजन वाज ऑलवेज माइन, मैं खुद ही करती थी. ही नेवर फोर्स्ड मी, बट आई सेड हाँ ठीक है इस्लामाबाद जाना है छुट्टियों में, चलो. तो इस तरह हमने वो ड्रामा येस किया. वहाँ जाके मुझे पता चला कि को स्टार मेरे फैसल हैं. फैसल और मैं उससे पहले एक और काम कर चुके थे. वी हैड डन अ शॉर्ट टेलीफिल्म विद अतिया खान व्हिच वाज कॉल्ड रकीब. दैट वाज माय फर्स्ट टेलीविजन अपीयरेंस इन अतिया खान्स डायरेक्शन. एंड उसमें फैसल जो होता है वो विलन होता है. अच्छा. ठीक है ना. एंड वो मैंने और फैसल ने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस की थी. उसके बाद वी मेट ऑन द सेट्स ऑफ शेपर इन इस्लामाबाद, पिंडी, GHQ में शायद हम लोग ठहरे हुए थे. ठीक है ना. तो सो दैट वाज इट. Memories from Shepherd are so मेरा interaction with the army side of things बहुत लेटर ऑन हुआ. ठीक है. आई स्टार्टेड विद माई रोमांटिक घर के सीन्स, ट्रेन विद ये पूरा इसके फैसल के साथ. एंड बाद में जब रसालपुर बेस के ऊपर जाकर हमने शूट किया तो तब हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छा. और बाकी के तो जो उसमें 2 हीरोज़ और 2 कपल्स होते हैं उनके साथ मेरा कोई ट्रैक था ही नहीं ना. माई ट्रैक वॉज ओनली विद फैसल. सो आई नेवर इंटरेक्टेड विद देम टिल वी शॉट दैट रसालपुर अकेडमी वाला पूरा सीक्वेंस इन रसालपुर. रसालपुर ही है ना. हाँ, PF अकेडमी रसालपुर. या तो वहाँ हम गए, 2 दिन हम वहाँ रुके. एंड दैट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वेयर आई आल्सो मेट विमेन ऑफिसर्स. आई थिंक उस जमाने में ना इट वाज द फर्स्ट बैच दैट वाज बीइंग इंडक्टेड ऑफ विमेन ऑफिसर्स. विमेन ऑफिसर्स, आई थिंक सो. मुझे कुछ याद पड़ता है कि उस वक्त वो नया स्टार्ट हुआ था. एंड आई सॉ देम इन देयर यू नो द साड़ीज. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ विमेन ऑफिसर्स इन साड़ीज, यू नो. एंड सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग. एंड एज अ यंग आई वाज आई थिंक व्हाट 21 maybe 21 22. एंड एज अ यंग स्टूडेंट मैं वहाँ गई थी और उससे अंदाज़ा हुआ था कि अच्छा एयरफोर्स के अंदर अब ख़वातीन भी हो सकती हैं, दे गोइंग टू बी इंडक्टेड. तो यू नो वो मज़े की चीज़ थी. एंड उसके अलावा हम सेकंड जो मेरा स्टेंट था
कैसर साहब उसमें से हट गए थे, तो नाउ वी वर बीइंग डायरेक्टेड बाय somebody from the forces who's then doing the director's duty. तो फैसल ने मुझे अब बताया when we met on कर्जे जहाँ सेट कि उसमें और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट किया. It wasn't just that one particular director. फोर्सेस के थे वो, उनके अलावा और भी लोगों ने उसको डायरेक्ट किया था. So it was very much an amalgam. ठीक है ना. तो सो दिस वाज माय थिंग. अच्छा, वो बाद में मुझे पता चला कि कितने आर्मी के और पीएफ के फैमिलीज उसको देखे ड्रामे को, और लोगों को याद था बिकॉज इट वाज सच अ हिट. अगेन आई हैड नो क्लू कि इट वाज अ हिट बाय द वे, बिकॉज आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड आई हैड लेफ्ट टेलीविजन एंड यू नो रैंडमली दीज एयरफोर्स पीपल और फोर्सेस पीपल वुड कम टू मी एंड से you are falani from that and I would be like, what play? And they're like, Shepherd. And we were forces and we used to watch it and वो इतना अच्छा था और ये वो, you know, so that's when I realized कि oh my god, तो forces के अपने लोगों की भी कितनी बड़ी fan following होती है किसी चीज़ की ना, उनकी कहानी है, so उनकी भी representation on television होती है. Also Shepherd was a soft story ना, it was not just a jung kind of a story, it was humanizing the Air Force lives. So I think in that way also a lot of family फैमिली के इंटरेक्शंस और फैमिली की चीज़ें उसके अंदर ना मुझे उन लोगों से मिलती थी. दे वुड कम एंड एक्चुअली गिव मी लव. दे केम फॉर द इमोशन. हाँ, फॉर द इमोशन, नॉट फॉर द एग्रेशन के ये सब, क्योंकि आई थिंक और वैलर फॉर दैट मैटर, वैलर के लिए नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे कि हमारी भी कहानी, यू नो, दिस इज व्हाट लाइव्स आर फॉर द पीपल ऑफ द फोर्सेस. एंड आई थिंक इन दैट वे इट वाज अ लवली प्ले एंड दैट इज व्हाई इट परहैप्स गॉट द fancy of the public. By the way, Alpha Bravo Charlie also did that. Yeah, that was coming to that. क्योंकि उसमें भी although it was more about the army, उसमें आपने आर्मी के यूनिट ज़्यादा दिखाए थे, उसमें एमिनेशन के डिस्प्ले ज़्यादा था, लेकिन लोगों को अभी तक वो गुलशेर की लव स्टोरी की वजह से याद रहता है ना. और इन लोगों की बड़ी टफ लाइव्स होती हैं, यू नो, एंड उसकी वो ह्यूमनाइजिंग अगर जिस तरह इन ड्रामों ने की, वो चीज़ मुझे लगता है कि शायद दैट कॉट द पब्लिक फैंसी एंड गेव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ turmoils and kinds of fights that these people also face, you know. Yes. कि उनकी जिंदगियों में क्या and especially their families. Yes, and what they किस तरह की होती है. एक by the way मैंने फिल्म recently देखी थी, हानिया थी, जिसके अंदर परवाज़ है जुनून. It was a lovely film. It touches your heartstring. नहीं, मुझे तो देखो, I'm a sucker for emotion at the end of the day. सही है, कर लें आप. देखिए, एल्फा ब्रावो चार्ली और शेपर और इवन कर्जे जहाँ तक ठीक था. आई एम सॉरी, मतलब मैंने मुंह पे अहमद जानदेव यहाँ बैठे थे, उनका जो तेरा मेरा है प्यार गाना उस वक्त उस लाइक ईयर बैक, तो मैंने कहा कि अहमद भाई वैसे बहुत एवरेज गाना है, ठीक है ना. सही है ना. बट मैंने कहा उस वक्त भी 40 मिलियन व्यूज़ हो चुके थे, तो मैं कहता हूँ मैं कौन होता हूँ इस चीज़ को नलीफाई करने वाला. बट हाउ इज़ इट वर्किंग विद फैसल रहमान? आई मीन उनकी हम वीडियोस तो देखते रहते हैं कि इन द चीज़, यू नो, ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ और वो सब चीज़ें, वो रैंडमली मेरी टाइमलाइन पे आ जाती है. मैं उनको फॉलो भी नहीं करता. मतलब मैं मधु करूँगा उनको पॉडकास्ट में, लेकिन आप थोड़ा सा हमें बताएं कि हाउ इज़ इट वर्किंग लाइक विद हिम एंड हाउ वाज इट इन कर्जे जहाँ कैसे so many years. Yeah. तो लगा कि हम बस 28 years नहीं है, these are 28 minutes. अच्छा. और 28 seconds. अच्छा. Faisal hasn't changed much, and he told me I haven't changed much, so I don't know about that. Faisal is a riot to work with. अच्छा. ठीक है, बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में. पहले भी आता था, अब भी आता है. मेरा 3rd project था उसके साथ, and he brings a lot of improv to the character and scenes में. मतलब improv, it's quite, बहुत सारे हमारे जो scenes हैं ना उसमें बहुत improvisations हैं, वो लिखे हुए नहीं हैं. ठीक है, he is amazing with that. वो अपने character में घुसता है, फिर वो improvisation करता है उसके अंदर कि इसको अभी यूँ कर लेते हैं, ठीक है ना. and बड़ा चलाक है, उसको भी पता था कि तज़ीन को अगर मैं ये बता दूंगा कि इस तरह करना है तो ये शायद कह देगी इसको यूँ नहीं करना. अच्छा. ठीक है ना, दैट पर्टिकुलर सीन कर से जहाँ वो मेरी एकदम से फिंगर को लेकर है ना, एंड ही न्यू कि अगर उसने मुझे बता दिया कि मैं ये करने वाला हूँ तो मैंने कहना खबरदार तुमने इस तरह कुछ किया. सो ही वुड डू इट ऑन कैमरा एंड यू नो माई रिएक्शन वुड बी टोटली नेचुरल. आई एम लाइक व्हाट, क्या कर रहे हैं. So it comes out बिल्कुल naturally. And then that song that he sings, you know, वो एकदम से बीच में कहीं पे, and even my reactions to him were kind of like बिल्कुल ही, you know, जैसे वो एक कहती ना, वो कहता है कि
वो जो हमारी वेडिंग नाइट का एक सीक्वेंस है जिसके अंदर वो कहती है नफलें पढ़ लें. It was such a like reaction and I was like really stressed over that scene. मैंने जब उसको पढ़ा था तो मैंने जाके साकिब से कहा, मैंने कहा साकिब मैं ये सीन नहीं कर सकती. I'm feeling really awkward about this, you know. I mean, okay, I am Tazeen and you know I'm a mom and I've got 3 kids and I'm not sure how I want to do this, you know. This is like really awkward for me and I'm not an actor. I'm just somebody who's doing this because मुझे शौक है करने का. तो आप मुझे वो प्रोफेशनल वाली जागन नहीं दे सकते कि आप एक्टर हैं और आपको इस तरह करना है. तो साकिब ने कहा कि आप करें ना, कुछ नहीं होगा, आप काम डाउन हो जाए, आप रिलैक्स हो जाएं. एंड ही शॉट इट ब्यूटिफुली, बट इट ऑल्सो बिकेम दैट बिकॉज फैसल वॉज विद मी, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेरी रिलैक्स्ड रिलेशनशिप और केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन वर्किंग विद. तो फैसल के साथ मज़ा आता है और काम. अच्छा, मैं एक और बात भी कहूँगी, फैसल अपने को स्टार्स को रिस्पेक्ट देता है. ठीक है, दैट रिलेशनशिप रिस्पेक्ट बड़ी बात है, इतने एक्सपीरियंस और उसके बाद छोटा हो या बड़ा हो, मैंने ये भी देखा है उसका. ठीक है ना, वो इन चीज़ों को गड़बड़ नहीं करता. तो ये है. उसके अलावा उसके खाने के रिजीम्स और हेल्थ टिप्स and then my telling him कि फैसल हमारा ना एक जोड़ी बनने वाली है, तो तुम इस तरह की कंटेंट नहीं अपलोड करो, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, मैं भी उसमें फंस जाऊंगी. बट he owns that. That is the good thing about him ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. he owns what he is doing and he is बिल्कुल totally shameless and unapologetic about it. That's the best part. Great. Yeah. know, that makes him what he is. And I can say the same about you as well. When my personal interactions with you as colleagues as well. अभी आपने साकिब खान का नाम लिया, जो डायरेक्टर हैं, नापा के ग्रेजुएट है, घर से जाके डायरेक्टर है, नापा के ग्रेजुएट है. And no conversation with Tazeen can end without the mention of the great Talat Hussain. I don't think कि अदाकारी में रेसिटेशन में हमारे ख़ित्ते ने इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा कॉम्बो शायद कभी देखा हो जैसे तलत साहब थे. मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा कुछ वक्त गुजरा उनके साथ एज समन हु राइट अबाउट थिएटर. तो मैं अक्सर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, उनको अक्सर तंग करता था. वो बड़ा मुझे सुनाते भी थे. एक दफ़ा मैंने कुछ लिख दिया था, उन्होंने कहा राफिल रिमेंबर एवरी क्रिटिक इज़ अ फेल्ड आर्टिस्ट. अपने प्रॉपर स्वैग. और मेरा ख्याल है मैं कोई 2-3 दिन तक ना मैं खासा मैं दबदबे में रहा था. मुझे किसी का दबदबा महसूस नहीं होता, पर वो मुझे इंस्टेंस अभी तक याद है. बट ऑब्वियसली फिर उनकी जब बीमार थे वो रहे. तसीन, कितना बड़ा प्रेशर है तलत साहब की फैमिली से होने का. ऑब्वियसली आपने बीच में एक्टिंग से ब्रेक ले ली थी और अब तलत साहब को गुजरे हमसे 1.25 साल हो गया मेरा ख्याल है. 1 साल होने वाला है तकरीबन. 26 को उनको 1 साल हो जाएगा. तो हाउ बिग a loss is he for you on a personal level, and now that you are going back into the craft that was given to you by him? So personal loss ki to, I mean, I can't really talk about that. I mean, it's tremendous. Any kid would tell you the same thing, right? बिल्कुल. पेरेंट का लॉस तो पेरेंट का लॉस होता है. और हम उनको तलत हुसैन, जिसका तुमने अभी इंट्रोडक्शन कराया कि सब कॉन्टिनेंट के स्टार, उससे हटा के एज अ, मैं तो फादर की तरह देखती हूँ ना. आप पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, सो उस पर तो कितना भी कहा जाए वो कभी नहीं बंद हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता, राइट? But when you talk about his effect on my acting, and you actually mentioned the pressure, so the good thing perhaps is that I have seen my father never be satisfied with what he was doing. Wow. Okay, despite what he might have said. एंजेलिन मुझे डायरेक्ट कर रही थी लेट्स ट्राई मोहब्बत में, तो उन्होंने मुझे बताया कि तलत साहब जो थे उनके साथ एक्ट कर रहे थे, एक अपनी कहानी बतानी थी व्हेन शी वाज एक्टिंग विद हिम. उन्होंने बताया कि हाउ अब्बू ने बार बार वो सीन रिपीट कराया बिकॉज ही फेल्ट कि एंजेलिन शायद मुझसे बेहतर एक्ट कर गई इस सीन में. यू नो, शी सेड कि वो इतने कम्पिटिटिव थे ऑन स्क्रीन, कम्पिटिटिव थे, वो इतने कम्पिटिटिव थे दैट ही वुड मेक श्योर दैट ही ट्रम्प्ड यू. यू नो, बेहतर, आपसे बेहतर काम करना है. एंड ही, यू नो, उन्होंने वो ड्रामा एक सीन 1 दफ़ा करवाया, 2 दफ़ा करवाया, 3 दफ़ा करवाया कि यू नो ही वांटेड टू डू इट बेटर. एंड शी वाज सेइंग इट इन अ
अच्छी तरीके से कि कंपेटिटिव बंदा क्या होता है, कि वो कभी भी अपना ना वो कंपटीशन नहीं छोड़ता, एंड दैट इज व्हाई दे एक्सेल. बट बिहाइंड द सीन्स आई नो दैट माई फादर, अब्बू जो थे, वो कभी भी अपनी किसी भी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते थे. अच्छा. नहीं होते थे. वो अपना काम बहुत कम देखते भी थे. नॉट बिकॉज उनको ख्याल था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट बिकॉज he was just never satisfied with what he did. और ये चीज़ perhaps I learned from him, कि इस तरह नहीं होना. सही बात है. ऐसे नहीं होना, क्योंकि अगर अब्बा भी अपने काम को, मैं तुम्हें इसके कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, और मैं फैसल कुरैशी के शो पे भी इसके बारे में मैंने एक दफ़ा बात की थी, कि अब्बा और इनकी जनरेशन के लोगों से ना मैं ये पूछती थी कि आपने बहुत सारा आपके पास नॉलेज था, ये नॉलेज आप लोग ना हमारे लिए छोड़ के आपने इसको कहीं पेन डाउन नहीं किया, कहीं पर रिकॉर्ड नहीं किया. Why is that? Because we, the next generation, has not benefited from it. Okay, so Abu was teaching, so people like Saqib Khan, Paras, and many people that he's conveyed his craft to, वो चीज़ उनकी जो है वो आगे उनके students के through रहती है. And Napa actually did a beautiful tribute to him, जिसके अंदर उनके some of his students spoke so beautifully about him, and that was a very touching tribute. ठीक है, लेकिन ये कि लिखने में recorded वो चीज़ें नहीं हैं. So these are lived experiences, but they're not recorded experiences, right? As an academic, मुझे इस चीज़ पे तकलीफ़ होती है. वेस्ट की हमें चीज़ें मिल जाती हैं, मेमोइर्स हैं, रिकॉर्डेड आर्काइव्स हैं, चीज़ें हैं, हमारे यहाँ नहीं हैं. ठीक है, इन्होंने भी उसकी कोई एफर्ट नहीं की. एंड परहैप्स दैट स्टेम्स फ्रॉम देयर इम्प्रेशन ऑफ देमसेल्व्स दैट वी आर नॉट गुड इनफ. यस, राइट, एंड दिस इज़ ट्रैजिक. सो व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग नाउ एज ए यंग किड, तो मुझे एहसास ही नहीं था ना कि मैं क्या कर रही हूँ. मैं तो तज़ीन ज़हन में बस गई और मैंने एक्टिंग कर ली. उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना आपको क्रिटिक्स वगैरह की कोई डॉन के अंदर या न्यूज़ के अंदर आपके बारे में एक आ जाता था कि अच्छी एक्टिंग है, अच्छी नहीं है. और दूसरा बात ये होती थी कि मैं तो अपनी पढ़ाइयों में लगी होती थी, मुझे नहीं पता होता था कितने फैंस हैं, ड्रामा हिट हुआ नहीं हुआ. यू नो, दैट्स द वे इट यूज्ड टू बी. नाउ व्हेन आई वेंट बैक टू एक्टिंग, दैट्स समथिंग दैट आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट नॉट टू थिंक अबाउट. You know, I'm not going to be self-destructive. I'm not going to take this to heart. And there have been times on set when I have, because criticism तो आपको मिलता है ना. अभी एक recent drama मैं shoot करी थी, and उसमें मेरे director ने मुझे criticize किया, and it was a pertinent criticism, you know. And I went to him and I told him, मैंने कहा, you know, I respect you because you're the first director who's actually criticized me so openly about my acting, and I've heard you very, very carefully. And I'm going to try to improve this in my acting, you know, because this is a limitation and I need to improve that, right? But I told myself that I'm not going to let this deter me. I'm not going to let this pressure of Talat Hussein's daughter drive me. अगर मेरी उर्दू अच्छी नहीं है तो नहीं है, मैं उसको करेक्ट कर सकती हूँ तो मैं करेक्ट करूँगी. अगर मेरी एक्टिंग में वो चीज़ नहीं है, वो दबदबा नहीं है, वो रोब नहीं है, वो डिलीवरी नहीं है, वो फिनेस नहीं है जो अब्बू में थी, तो दैट्स ओके, बिकॉज दिस इज तज़ीन, दिस इज नॉट तलत हुसैन, एंड आई कैन ट्राई टू इम्प्रूव थिंग्स, बट आई डू नॉट नीड टू बी तलत हुसैन. और ना कभी अब्बू ने शायद आप पे वो प्रेशर डाला. अब्बा ने मुझे कभी भी प्रेशर नहीं डाला. यही तो बड़ी बात है ना. उन्होंने तो ये कभी भी प्रेशर नहीं डाला. उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन तुमने ये छोड़ा क्यों. उनको ये मुझसे तकलीफ थी, ये शिकायत होती थी अब्बू की मुझसे. तो ये चीज़ जो है ना, आई थिंक ये प्रेशर हमें अपने दिमाग से अगर हम रिलीज़ कर दें तो आप फिर अपना काम करते हैं जिस तरह आप कर सकते हैं. तो मुझे भी होता है. अभी जो मैं नया ड्रामा करी थी उसके अंदर देयर वर मल्टीपल टाइम्स व्हेन आई फेल्ट द प्रेशर ऑफ कर्ज़े जहाँ, यू नो, ऑन मी, ओ आई नीड टू डू दिस बेटर, बट देन आई वुड मेक दैट कॉन्शियस डिसीजन कि नो, cut this out. It's going to keep me from doing my best. I can't let this mentally mess me up. But that's something that I have learned over the years, and perhaps as a teacher as well. Being an academic, आप इन चीज़ों को शायद समझते हैं बेहतर तरीके से. तो ये है. नहीं, बस असल में तज़ीन के साथ ये है कि हमारे इतना मिलना जुलना, हालांकि हमारी दोस्ती तो शायद कोई 6-8 महीने पुरानी और मुलाकात सिर्फ 1 साल पुरानी है. लेकिन इसी जगह पे हुई थी. लेकिन बस न्याज़मंदी इतनी है कि बस लगता है किसी अपने से बात कर रहे हैं. हमारी दोस्त हैं, हमारी सहेली हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स तज़ीन. बड़ा मज़ा आया. मैं भी मीम्स पढ़ के ना उनकी तरह मज़ा को मज़ा बोलने लगा हूँ.
बट ऑन दैट मज़ा आया, सही है, ज़बरदस्त काम किया तज़ीन आपने। ऑन दैट नोट आप लोगों सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, जंग को सेलिब्रेट मत कीजिए, अमन को सेलिब्रेट कीजिए, खुशी को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि देखें बुराई जितनी भी आ जाए, जितना भी लड़ लें, एंड में शायद हमें गाने एक दूसरे के ही गाने हैं। सोचिएगा इसके बारे में। ऑलराइट, थैंक यू।